Hello everyone, this is Rupesh Mishra and I'm welcoming you to your channel that is Method. सॉरी मैं अपना डायलॉग भूल गया था। चलिए देखते हैं। जो हम लोगों ने लास्ट वीडियो में पढ़ा था वो लीनियर अलजेब्रा का फर्स्ट चैप्टर था और वो ख़त्म हो गया था। ठीक है, पूरा अच्छे से बताया था। सुनने में ये आ रहा है कि आपका पूरा एमसीक्यू हो जाएगा। 40 आते थे, एमसीक्यू अब 50 आएंगे। ठीक है, लेकिन मैंने थोड़ा इंटरनल पता करने की कोशिश की है, तो जहाँ तक अभी ये बात चली है कि अभी थोड़ा सा इसमें भी संशय है। ठीक है, तो अभी आप पूरा ही लेके चलें और आपको मुझ पे भरोसा नहीं है तो आप जाके खुद पता कर सकते हैं कि क्या है एग्जैक्टली। डिपार्टमेंट में जाके पता कर सकते हैं क्योंकि मैंने डिपार्टमेंट में ही पता करवाया है। ठीक है, तो क्योंकि एक सहमति ये है कि अगर आपको एकदम से आप पीजी करेंगे तो उसमें सबका सब जब लॉन्ग आंसर टाइप यानी आपको सब्जेक्टिव अगर देना होगा तो आपको थोड़े से प्रिपेयर तो होना चाहिए पहले से। तो यही चिंता है इसकी थोड़ी सी। अब देखिए, मेरे ख्याल से तो ये जैसे पहला चल रहा था वही ठीक था और वही होना भी चाहिए क्योंकि तीन ही क्वेश्चन तो आते थे। आई एम टॉकिंग अबाउट डीडीयू। और अच्छी यूनिवर्सिटीज़ लाइक लखनऊ में तो थोड़े से अच्छे लॉन्ग आंसर 7 से 8 आते थे अभी तक। कुछ बच्चे हैं वहाँ के। तो भाई लॉन्ग होना बहुत ज़रूरी है, किसी की नॉलेज का परीक्षण एमसीक्यू से नहीं होता और ये आगे के लिए भी अच्छा नहीं है। आपको लग रहा होगा भले इजी हो गया है, सस्ता हो गया है, सरल हो गया है, लेकिन बच्चों ध्यान दीजिएगा, कभी भी किसी का प्योर नॉलेज लेना ही बहुत ज़रूरी होता है। सारा चीज़ प्योर से बनता है। अप्लाइड मैथमेटिक्स प्योर से ही बनती है, एमसीक्यू आपके लॉन्ग आंसर से ही बनते हैं, सब्जेक्टिव से ही बनते हैं सारे के सारे। अगर सब्जेक्टिव क्लियर है तो आप कोई भी ऑब्जेक्टिव एग्ज़ाम यूँ निकाल लेते हो। हाँ, ये ज़रूर कह सकते हैं कि ऑब्जेक्टिव में थोड़ा सा शॉर्ट ट्रिक लग जाती है क्योंकि हायर मैथमेटिक्स में जितने शॉर्ट ट्रिक्स बनते हैं वो बन लेते हैं, मतलब बहुत ज़्यादा तो नहीं बनते। तो फैक्ट्स ज़्यादा काम आते हैं फ़िलहाल। वैसे अगर आप लॉन्ग आंसर पढ़ रहे हो तो अभी के लिए नहीं, अगर हेल्प करेगा बाई चांस, अभी तो इसमें भी संशय है कि हो सकता है पुराना ही वाला सीन रहे जो पहले आता था लॉन्ग आंसर। अगर अभी आपकी हेल्प नहीं करता है तो आगे जा कर के आपकी बहुत हेल्प करने वाला है। टू दोज स्टूडेंट हु आर एमिंग टू बिकम अ लेक्चरर इन गवर्नमेंट इंटर कॉलेज या किसी जगह पे आप लेक्चरर बनना चाहोगे या प्रोफेसर बनना चाहोगे तो आपके पास एक सब्जेक्टिव नॉलेज होनी चाहिए। सो वो सब्जेक्टिव नॉलेज एकदम से नहीं आ जाएगी, आपको स्टार्ट तो कभी ना कभी करना पड़ जाएगा जिस लेवल पे आप हो। ठीक है, तो आपको करना चाहिए। वैसे मैं कोशिश ये कर रहा हूँ कि ज़्यादातर जितने हो सकते हैं इंपॉर्टेंट एमसी लॉ सब्जेक्टिव बता दे रहा हूँ और ज़्यादा बेस्ड हमारा एमसीक्यू पे रहता है जिससे कि आपके अच्छे से अच्छे मार्क्स आ सके। ठीक है, तो चलिए चलते हैं, बहुत हो गई बात। लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन चैप्टर नंबर 2 है। कोशिश रहेगी ये चैप्टर बहुत बड़ा नहीं है तो इसी वीडियो में कवर करें, 1 घंटे 1.5 घंटे का जो भी बने वीडियो बना डालते हैं। चलिए, तो भैया वो लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन क्या होता है, इससे पहले आपने रिंग थ्योरी में भी पढ़ा हुआ है। मैप मैप पढ़ा हुआ है ना, मैपिंग पढ़ी है ना, होमोमॉर्फिज्म पढ़ी थी ना, वही उसे ही बोलते हैं। यहाँ पे भी क्या है, लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन के कई सारे नाम हैं। चलिए क्या है समझते हैं। तो देखिए यहाँ पे आपको वेक्टर स्पेस लेने पड़ेंगे, वहाँ पे आप रिंग लेते थे, है ना। तो चलिए लेते हैं कि लेट यू एंड वी आर टू वेक्टर स्पेसेस, टू वेक्टर स्पेसेस। मान लेते हैं ये दो वेक्टर स्पेसेस हैं, है ना। ओवर ओवर एफ, दोनों के दोनों एफ पे ही है, मतलब फील्ड दोनों का सेम है। देन टी फ्रॉम टी फ्रॉम यू टू वी, यू टू वी, ये ट्रांसफॉर्मेशन है। ट्रांसफॉर्मेशन बोलो चाहे हेमोमॉर्फिज्म बोलो, एक ही बात है। ठीक है, अभी आपको उसका मीनिंग और भी बताऊंगा। ठीक है, इज कॉल्ड लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन, एल टी शॉर्ट में लिख दे रहा हूँ, लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन और लीनियर मैप, लीनियर मैप। ठीक है, और एक चीज़ और बोलते हैं, और वेक्टर स्पेस होमोमॉर्फिज्म भी बोलते हैं, और अ वेक्टर स्पेस होमोमॉर्फिज्म है, होमोमॉर्फिज्म ही स्पेस होमोमॉर्फिज्म। शॉर्ट में लिखता हूँ मैं, आपको पता है, HOMO लिख देता हूँ और बाकी आपको लिखना होता है ना। कितना लिखूंगा भाई, मैंने तो लिखा था ना जब मैं BSc में था, अब आपसे लिखवाऊंगा। ठीक है, तो अब ये कब होता है इस पे कंडीशन है। इफ़
पहले पढ़ चुके कंडीशन वही कंडीशन इसमें भी आएंगी। चलिए देखते हैं क्या है। सो पहला पॉइंट इसके केस में ये है कि अगर आपने दो वेक्टर उठाए हैं कहाँ पे, x, y, अगर आपने u से उठाया है तो यहाँ से हमको क्या मिल के आएगा, हमको मिल के आएगा अगर आपने दोनों वेक्टर के सम पर ट्रांसफॉर्मेशन लगाया है, या इसको आप f भी कह सकते हो, जैसे लिखते थे ना f होमोमॉर्फिज्म में f लिखते थे, फंक्शन होता था, यहाँ पे t फॉर ट्रांसफॉर्मेशन इसलिए t लिख दिया है, बात वही है। तो ये होमो होगा मतलब अलग अलग t लग जाएगा, जैसे वहाँ पे अलग अलग f लग जाता था भैया, वो सब वही है यहाँ पे, सब कुछ वही, बस यहाँ पे क्या वेक्टर स्पेस यूज़ कर लिया है, वहाँ पे रिंग यूज़ कर लेता था। इससे पहले जब आप ग्रुप थ्योरी पढ़ते थे तो उसमें भी मिलता था। ठीक है, ठीक है। अब इसमें इसको एक वर्ड और बोल देते हैं, और टी प्रिजर्व वेक्टर एडिशन, ये प्रिजर्व करता है मतलब अपने अंदर रखता है, प्रिजर्व वेक्टर एडिशन, ये वेक्टर एडिशन को अपने अंदर रखता है, अच्छी बात है। दूसरा पॉइंट क्या है, आपको पता है अगर हम कहें फॉर ऑल ए बिलोंग्स टू एफ, एक स्केलर ले लिया, एक वेक्टर ले लिया यू में, ठीक है, तो आपको पता है इसे अगर ए और यू का मल्टीप्लाई कर दें, ठीक, यू ले रहा हूँ मैं एक्स, चलो यू एक्स ले लेते हैं, यहाँ पे भी जब एक्स लिया तो एक्स ही ले लो भैया, एक्स बिलोंग्स टू यू, चलिए यू वी भी ले सकते, कोई दिक्कत नहीं है, आप समझदार तो हो ही, फिलहाल इतना समझते ही होगा। तो अगर मैं ए इंटू एक्स लिखूँ तो इसका मतलब क्या होता है, स्केलर मल्टीप्लिकेशन विद वेक्टर्स, ठीक है, और इसमें टी लगा दूँ, ठीक है, तो क्या होगा, ये जा करके क्या बनेगा, ए बाहर आ जाएगा और टी ऑफ एक्स पे अप्लाई हो जाएगा, ठीक है, ये भी है, ये तो पता ही आपको। इसे क्या कहते हैं, और इसे आप कहते हो टी प्रिजर्व्स स्केलर मल्टीप्लिकेशन, प्रिजर्व स्केलर मल्टीप्लिकेशन, ठीक है, ये प्रिजर्व करता है। आई बात समझ में, कुछ छोटी छोटी बातें इसमें और पढ़ लेते हैं। जो अगली बात है उसे बोलते हैं लीनियर ऑपरेटर। लीनियर मैपिंग समझ गए, लीनियर ऑपरेटर क्या है। लीनियर ऑपरेटर में कोई बहुत बड़ी बात नहीं कह दी इसने। अगर आपका टी जो है वो सेम वेक्टर स्पेस से, मतलब यू से यू में है, मान लो सेम है, मतलब लेफ्ट साइड जैसे डोमेन बोलते हैं और राइट साइड जैसे को डोमेन बोलते हैं, वो सेम है ना, इज लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन फ्रॉम यू इनटू यू, यू से यू में है, देन इट इज लीनियर ऑपरेटर, LO, याद रखिएगा, ठीक है, मैं शॉर्ट में लिखता हूँ, बाकी सारी चीज़ें तो वही होने वाली हैं। अब आते कुछ अच्छे इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट पे जो डायरेक्टली पूछे जाते हैं एग्ज़ाम में, ठीक है। सो पहला क्या है, आपको याद है जब हम लोग लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन पढ़ रहे थे या होमोमॉर्फिज्म पढ़ रहे थे रिंग में, तो हम लोग को प्रूव करने के लिए हम लोग क्या करते थे, एडिशन और वेक्टर एडिशन और स्केलर मल्टीप्लिकेशन को एक साथ कर देते थे, है ना, एक साथ करते थे, जैसे कि लास्ट वीडियो में बताया। तो यहाँ पे भी एक काम करते हैं कि अगर हम कहें कि इफ़ टी फ्रॉम यू टू वी इज़ एन एल टी, सॉरी इज़ अ एल टी, तो ये तभी होगा संभव जब हम ये कह पाएँ कि अगर मान लो हमने दो ले रखे हैं, मतलब ट्रांसफॉर्मेशन, हमने कहा कि अगर जैसे हमने टी लगाया किस में, एक वेक्टर ले लिया है एक्स, उसमें ए पहले ही मल्टीप्लाई कर लिया, अब देखो स्केलर मल्टीप्लाई यहाँ पे हो ही गया, और फिर ऐड भी कर रहे हैं, फिर क्या कर रहे हैं, एक और स्केलर ले रहे हैं उसका वेक्टर मल्टीप्लिकेशन, तो एक तरीके से ये प्लस वाला भी ले ले रहा है, एडिशन को भी प्रिजर्व कर रहा है और स्केलर मल्टीप्लिकेशन को भी प्रिजर्व कर रहा है। तो अगर हम ये प्रूव कर पाएँ कि ये इज़ इक्वल टू ए बाहर आ गया टी एक्स हो गया और बी बाहर आ गया टी वाई हो गया, ठीक है, तो हम समझ पाएंगे कि ये क्या है, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, तो हम समझ पाएंगे कि ये लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन है। आई बात समझ में, ठीक है, आगे बढ़ते हैं। आइए इसके टाइप्स पढ़ते हैं लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन के, कुछ इंपॉर्टेंट टाइप्स हैं जो कि MCQ के लिए इंपॉर्टेंट है, देखते हैं आगे। सो पहला टाइप जो है बच्चों, विच इज़ ज़ीरो ट्रांसफॉर्मेशन। क्या होता है, बहुत ही मज़ेदार ट्रांसफॉर्मेशन है। अब ट्रांसफॉर्मेशन लिखना हो तो मैं सिर्फ ट्रांस लिख दूंगा, TRANS। होप यू अंडरस्टैंड कि मैं ट्रांस क्यों लिख रहा हूँ, इतनी बड़ी स्पेलिंग बार बार थोड़ी लिखी जाती है। आप लिखोगे एग्ज़ाम में एक आध बार,
ठीक है, आप यहाँ पे तो आदत पूरी ही डालना कि हाँ पूरी लिखो बार बार, थोड़ा एनोइंग हो जाता है, इसलिए बार बार लिखने का मन नहीं करता है। चलिए कोई नहीं। तो ज़ीरो ट्रांसफॉर्मेशन क्या होता है? अ ट्रांसफॉर्मेशन विच मैप्स ईच एंड एवरी वेक्टर ऑफ यू इनटू ज़ीरो ऑफ वेक्टर वी। अगर मैं बोलूँ कि कोई ट्रांसफॉर्मेशन है फ्रॉम यू टू वी, ठीक है, और मैं देखो ये ऐसे समझाने की कोशिश करता हूँ। ये दोनों बने हैं, क्या है, आँखें, नहीं आँखें नहीं है, यू से वी में जा रहा है, लेट्स से यहाँ पे ढेर सारे वेक्टर लाइक एक्स है, वाई है, बहुत सारे हैं, यहाँ पे सिर्फ ज़ीरो है, लेट्स से ज़ीरो। आई बस समझ में? तो ये क्या करेगा, ऐसे जोड़ेगा, ऐसे जोड़ेगा, ऐसे जोड़ेगा। तो अगर हम कहें इफ़ टी ऑफ एक्स इज इक्वल टू ज़ीरो, टी ऑफ वाई इज इक्वल टू ज़ीरो, और इससे हम ये प्रूव कर पाएँ कि टी ऑफ ए एक्स प्लस बी वाई, वो तो ज़ीरो हो ही जाएगा ऑटोमेटिक, है ना, ये भी ज़ीरो हो गया। तो इसे क्या बोलते हैं, ज़ीरो ट्रांसफॉर्मेशन। इसको रिप्रेजेंट और इसको दिखाने का एक बड़ा अच्छा नोटेशन होता है बच्चों। इसको दिखाने का नोटेशन क्या होता है, अगर आपको लिखना है ज़ीरो ट्रांसफॉर्मेशन, ज़ीरो ट्रांसफॉर्मेशन, तो आप इसको टी ना लिख करके आप ऐसे भी लिख सकते हो, थोड़ा कैपिटल ज़ीरो बनाओ, वो ज़ीरो ऑफ एक्स और इज इक्वल टू ज़ीरो स्मॉल, है ना, क्लियर है बात? हाँ ठीक है। चलिए नेक्स्ट पॉइंट, आइडेंटिटी ऑपरेटर। आइडेंटिटी, अब आइडेंटिटी से समझ में आता है, ये बताइए, आप कॉलेज जाते हैं, एक कार्ड आप लटका रहे थे, उसका नाम होता है आइडेंटिटी कार्ड। वो आइडेंटिटी कार्ड आपके बारे में बताता है, कुछ अलग नहीं बताता, तो यानी आप ही आप हो ऐसा वो बताता है। इसका मतलब ऐसा ट्रांसफॉर्मेशन जो आपके फेस को ना बदले, दोज ऑल काइंड ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन, ऑल काइंड ऑफ मैपिंग्स आर कॉल्ड आइडेंटिटी मैपिंग। आई बात समझ में? तो आइडेंटिटी ऑपरेटर क्या करता है, देखिए, अगर मेरे को टी इज़ फ्रॉम यू टू वी, ठीक है, देन फॉर ऑल एक्स वाई बिलोंग्स टू यू, ठीक है, टी एक्स कॉमा टी वाई बिलोंग्स टू वी तो होगा, ये तो पता है हम लोग को, ठीक है, एंड अगर हम क्या टी ऑफ एक्स जो है वो एक्स के इक्वल आ जाए, टी ऑफ वाई जो है वो वाई के इक्वल आ जाए, और अगर आप दोनों एक साथ करेंगे बच्चों, लाइक ऐसे लिखेंगे ए एक्स प्लस बी वाई, तो वो सिंपल से आप बात समझ पा रहे हो कि ए एक्स प्लस बी वाई ही आ जाएगा। क्यों? आप जैसे ऑपरेट करोगे, ए बाहर जाएगा, इसमें टी एक्स लग जाएगा, टी एक्स की वैल्यू एक्स हो जाएगी, ये इसमें बी बाहर आ जाएगा, इसमें टी वाई लगा, टी वाई की वैल्यू वाई हो जाएगी, तो यही आ जाएगा। तो बात ये तो हमने प्रूफ बता दिया, वैसे कोई बहुत इंपॉर्टेंट प्रूफ नहीं, इतना छोटा सा प्रूफ है, तो कोई बात नहीं है, ज़रूरत नहीं इसकी। इसे कैसे लिखते हैं, इसका भी एक स्पेशल वर्जन है लिखने का। यू कैन राइट इट एज, अगर मैं कहूँ आइडेंटिटी ऑपरेटर, आइडेंटिटी ट्रांसफॉर्मेशन, सॉरी ट्रांसफॉर्मेशन, सो दिस विल बी एज यू नो, आई लिख दिया जाएगा, आई के साथ एक्स लगा दिया जाएगा, इज इक्वल टू एक्स, इसे ऐसे भी लिखा जाता है आइडेंटिटी और ऑपरेटर फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू यू डोमेन। आई बात समझ में? अब थर्ड टाइप क्या है, नेगेटिव। सो नेगेटिव ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन, ठीक है, नेगेटिव मतलब अरे भाई वही टी में माइनस लगा दो और कुछ थोड़ी, है ना। तो देखिए क्या है, अगर मैं कहूँ कि अगर मेरे पास लेट से, पहले हमको तो ये पता था कि टी फ्रॉम यू टू वी है, ये तो अप्लाइड होता है, हम एक और कहेंगे, एक और चीज़ ऐड करें तो माइनस टी जो होगा वो भी सही होता है। क्या है भाई, देखो टी क्या करता है, टी तो भाई रिलेट कर देगा, ऐड कर देगा, उधर पहुंचा देगा, ठीक है भाई। तो हम एक काम करते हैं, माइनस टी ऑफ एक्स अगर हम अप्लाई करें, सो दिस विल बिकम वॉट, माइनस आ जाएगा टी से बाहर। आप कह रहे हो सर ये तो माइनस कोई बहुत बड़ी बात तो है नहीं, माइनस टू लिखा होता है, तो अगर ब्रैकेट में लिखा है तो माइनस बाहर हम लोग कर देते, भैया ये नंबर है, दिस इज़ नॉट अ नंबर, दिस इज़ अ फंक्शन है, एक ये फंक्शन है, एफ है, तो ये बाहर आना भी, हाँ ठीक है, वैसे समझ सकते हो माइनस तो आएगा ही बाहर, लेकिन थोड़ा सा इसमें वर्क होता है। अब पहले हम टी अप्लाई कर देंगे, उसके बाद माइनस करेंगे, और इसमें क्या है, माइनस ही टी, माइनस टी के साथ ही आ रहा है वो, तो ये भी चीज़ें याद रखिएगा। आई बात समझ में? इसको प्रूव करना कोई बहुत ज़्यादा मुश्किल नहीं है, अगर आपका मन है तो मैं बता ही देता हूँ। जैसे हम लोग क्या करते थे, टी ऑपरेट करते थे तो वो टी सब में लग जाता था, अब क्या है, माइनस टी ऑपरेट करेंगे तो वो भी सब में लग जाएगा, है कि नहीं।
तो जैसे अगर हम कहें आपसे माइनस टी आपने ऑपरेट किया ए एक्स प्लस बी वाई में, ठीक, तो आप क्या करोगे, माइनस बाहर कर दोगे, टी दोनों ऑपरेट कर दोगे, तो वो ए ब्रैकेट कर दे रहे ए टी एक्स प्लस बी टी वाई हो जाएगा। अब दोनों मल्टीप्लाई कर दीजिए, मल्टीप्लाई करेंगे ऐसे आ जाएगा, है कि नहीं, यहाँ आ जाएगा। अब वही टी अंदर कर दीजिए, हो गया काम अपना। ए यहीं पे है और हमारा क्या हो जाएगा, एक सेकेंड, ये ऐसे लगा लो जैसे मैं बताया, और ये माइनस टी अंदर जाएगा, माइनस टी के साथ एक्स, ब्रैकेट लगा दो, थोड़ा सा अच्छा लग रहा है, फिर प्लस लगाया, बी लिखा, फिर माइनस अंदर गया, माइनस टी ऑफ वाई ब्रैकेट ऑफ, हो गया प्रूफ, है ना, आई बस समझ में, ठीक है। अब चलिए एक इस पे बेस्ड क्वेश्चन करते हैं जैसे कि और मज़ा आए, ठीक है ना। देखिए मैपिंग दे रहा है, बोला टी इज़ फ्रॉम सी टू आर स्क्वायर, सी मतलब कॉम्प्लेक्स नंबर से कहाँ जा रहा है, रियल पे जा रही है मैपिंग, ठीक है। एंड जो ट्रांसफॉर्मेशन है वो इस तरीके से डिफाइंड है कि टी में अगर एक कॉम्प्लेक्स नंबर रखा जाए, जो कि रखा तो जाएगा ही क्योंकि उठा के यहाँ ही से लाना है, तो ये किस पे मैच हो जा रहा है, ये एक ऑर्डर्ड पेयर में मैच हो जा रहा है। क्यों ऑर्डर्ड पेयर में हो रहा है, बिल्कुल होगा, क्योंकि पावर कितनी है, 2 डायमेंशन 2 है, तो 2 वाले 2 यानी पेयर वाले हमारे एलिमेंट्स उसमें मिलते चले जाएंगे। सो फॉर ऑल ए कॉमा बी, या फॉर ऑल ए प्लस आई बी बिलोंग्स टू सी, ठीक है, कॉम्प्लेक्स नंबर से उठा रहा है, ठीक है। अच्छा कह रहा है कि ओवर आर रियल नंबर से, आप ए और बी तो रियल ही नंबर से उठाते हो, आई तो बाद में लगाते हो ना, फिलहाल कह रहा है कि ये लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन है, ये प्रूव करना है, इज़ एन एल टी, ये अपने को क्या करना है, प्रूव करना है, प्रूव दैट, ठीक, प्रूव करना है, थोड़ा सा ब्रैकेट बना देता हूँ। अच्छा देखिए वही काम करना है, दो तो पहले लेट कर लेंगे, मैंने क्या किया, लेट किया, लेट दो एलिमेंट उठा लो, ठीक है, एक उठा लिया मैंने ए वन प्लस आई बी वन, कॉमा एक और ले लेता हूँ ए टू प्लस आई बी टू, दोनों कहाँ से उठाए हमने, कॉम्प्लेक्स नंबर से, सिंपल कॉम्प्लेक्स नंबर से। अब हमको पता है कि अगर हम कहें तो टी ऑफ ए वन प्लस आई बी वन जो होगा वो जा कर के ए वन कॉमा बी वन हो जाएगा, क्योंकि ये गिवन है ना। एंड एक चीज़ और हम जानते हैं कि अगर टी हम लगा दें ए टू प्लस आई बी टू में, सो दिस विल बिकम वॉट, ए टू कॉमा बी टू। अब हम उठा रहे हैं क्या, दो एलिमेंट उठा रहे हैं फील्ड यानी आर से, कुछ उठा लेते हैं, कुछ देख लेते हैं। देन फॉर ऑल जैसे ए बी तो हो गया, हम क्या करते हैं, चलिए एक्स वाई ले लेते हैं, नहीं एक्स वाई तो वेरिएबल जैसा लग रहा है, ले लेते हैं अल्फ़ा बीटा। देन अल्फ़ा बीटा मैंने उठा लिया कहाँ से, रियल से, फील्ड से उठा लिया। अब इसे अप्लाई करते हैं, अप्लाई कैसे करते थे याद है ना, टी ऑफ अल्फ़ा इंटू पहला वाला मतलब ए वन प्लस आई बी वन, अरे एक्स लिखते थे, अब यहाँ पे हो गया, प्लस बीटा इंटू ए टू प्लस आई बी टू, ठीक है, आई बी टू हो गया। अब इसे जरा हम करते हैं, देखिए टी क्या करता है भाई, अल्फ़ा को भेजेगा बाहर और टी लग जाएगा ए वन प्लस आई बी वन में, फिर बीटा को भेजेगा बाहर, फिर टी लग जाएगा इसमें ए टू प्लस आई बी टू में, ठीक। अब दोनों की वैल्यू रख दीजिए, अल्फ़ा ये था ए वन कॉमा बी वन, और ये कितना था, बीटा इंटू ए टू कॉमा बी टू, ठीक है भाई, ठीक है, अच्छी बात है। अब क्या करें, ए अल्फ़ा और बीटा का मल्टीप्लाई करके ऑर्डर्ड पेयर को ऑर्डर्ड पेयर से ऐड कर लेते हैं, क्यों भाई, जैसे आपने मल्टीप्लाई किया यू विल गेट अल्फ़ा ए वन और यहाँ से मिल जाएगा बीटा ए टू, कॉमा लगा दिया, फिर अल्फ़ा बी वन प्लस बीटा बी टू, ये मिल गया। आ रही बात समझ में, आ रही ना। यार एक चीज़ तो गड़बड़ हो गई, हम लोग को एल टी प्रूव करना है तो हम एल टी तो यूज़ कर ले रहे हैं ना, ये तो एल टी यूज़ हो गया ना, यहाँ पे अल्फ़ा बाहर कर दिया तो एल टी तो यूज़ हो गया ना, सर सॉरी, प्रूव करना है, देखिए बड़ी सिंपल सी बात है, प्रूव कैसे करेंगे, देखिए
तो पहले अंदर मल्टीप्लाई कर लीजिए, है ना, उसके बाद करेंगे। जैसे आप मल्टीप्लाई करेंगे तो A1 अल्फ़ा A1 हो गया प्लस आई अल्फ़ा B1 हो गया, ठीक है। यहाँ बीटा का मल्टीप्लाई करें, बीटा A2 प्लस आई बीटा B2 ब्रैकेट में कर दीजिए। अब रियल को अलग और इमेजिनरी को अलग कर लीजिए, ब्रैकेट के अंदर ही अल्फ़ा A1 प्लस बीटा A2 और ठीक है, इन दोनों में आई कॉमन ले लीजिए, आई जैसे कॉमन लेंगे आप, यू विल गेट अल्फ़ा B1 प्लस बीटा B2 ब्रैकेट लगा दीजिए यहाँ पे। अब ध्यान से ज़रा देखिए, यहाँ भी ब्रैकेट लगा ही दीजिए बच्चों। अब ध्यान से देखिए, हमारा जो ट्रांसफॉर्मेशन था उसने क्या सिखाया था, उसने ये सिखाया था कि आपकी जो भी यहाँ लिखी है उसमें रियल यहाँ पे आ जाएगा और इमेजिनरी आ जाएगा वाई के प्लेस पे, एब्सिसा और ऑर्डिनेट यानी भुज और कोटि के प्लेस पे आ जाएगा, ठीक है। हम भी यही काम कर लेते हैं, तो यहाँ पे भी तो वही है, ये हो गया आपका एब्सिसा के प्लेस पे, ये हो गया आपका ऑर्डिनेट के प्लेस पे। चलो लिख लेते हैं, चलिए लिख लेते हैं। सो दिस विल बिकम व्हाट, ऑर्डर्ड पेयर ऑफ अल्फ़ा A1 प्लस बीटा A2 कॉमा अल्फ़ा B1 प्लस बीटा B2। अब इसे हम अगर अलग अलग कर पाएँ, अल्फ़ा कॉमन आ जाए और बीटा कॉमन आ जाए तो हमारा काम हो जाएगा। तो चलिए करते हैं। आपको इसे ऑर्डर्ड पेयर में अलग अलग अगर करना है तो देखिए, पहला वाला पहले के साथ अलग हो सकता है, दूसरा वाला दूसरे के साथ, क्योंकि इसमें अल्फ़ा कॉमन आ जाएगा, उसमें बीटा कॉमन आ जाएगा। तो ठीक है, कर लेते हैं भाई, है कि नहीं। चलिए, तो नेक्स्ट लाइनिंग आप ये करेंगे, अल्फ़ा के साथ A1 कॉमा अल्फ़ा के साथ B1 लिख देंगे और प्लस बीटा के साथ बीटा के साथ A2 और बीटा के साथ, बाहर लिख दिया मैंने, एक सेकेंड, बीटा के साथ A2 और बीटा के साथ B2 देख लीजिए, एक बार दिखा देता हूँ, ठीक है। बीटा के साथ A2 और बीटा के साथ B2 दिख रहा होगा आपको। चलिए भाई, अब अपने अल्फ़ा कॉमन ले सकते हैं आप, A1 B1 और बीटा कॉमन ले सकते हैं A2 B2। आपको पता है इसको आप क्या लिख सकते हैं, A1 कॉमा A1 प्लस आई B1 और इसे आप लिख सकते हैं A2 प्लस आई B2। ओके, आई बस समझ में, प्रूव हो गया, लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन है, हेंस इट इज़ LT, हेंस LT। आई होप यू गेट इट। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए, बहुत ही अच्छा, बहुत ही सिंपल, बहुत ही इम्पॉर्टेंट तीनों चीज़ें इसी के लिए है। करें कि एक ट्रांसफॉर्मेशन है जो R⁻2 से, जिसकी डायमेंशन 2 है, 2 से 3 में मैच हो रहा है, ठीक है। 2 से 3 में कैसे, इधर के जो एलिमेंट्स होंगे वो ऑर्डर्ड पेयर में और इधर के ऑर्डर्ड ट्राइड्स में, ठीक है, दिख भी रहा है ना। x1 x2 दो है, लेकिन इसने 3 कैसे बनाया, एक बार इसको जोड़ दिया है, कॉमा दोनों को घटा दिया, फिर एक बार केवल x2 को लिख दिया है। तो ये बात बताइए ज़रा, x1 x2 वेक्टर्स है ना, हाँ बिल्कुल वेक्टर ही हैं, R⁻2 से उठाया गया। अगर इसमें स्केलर्स होते हैं तो वो दिक्कत करता है। दूसरा इन्होंने कैसे समझाया है, दोनों का डिफरेंस, एक बार x1 माइनस x2, एक बार x2 माइनस x1 और एक बार माइनस x1। इसने क्या समझा, x1 x2 और जीरो जो होता है वो दोनों में बिलोंग कर जाता है, कभी कभार वेक्टर में भी होता है और स्केलर में भी होता है। जीरो क्योंकि ये मल्टीप्लाई करने पे अपने आप सबको जीरो में बदल देता है, तो ये एक तरीके का वेक्टर ही है। अच्छा ही बात सुनिए, आपको यहाँ बड़ी बढ़िया सी ट्रिक बताते हैं, और एक करने का तरीका तो मैंने बता ही दिया, जैसे कैसे करेंगे तो एक तो समझ लेते हैं, या तो शॉर्ट ट्रिक बता देते हैं, जैसे लॉन्ग आंसर आएगा नहीं, फिर भी लेकिन समझा देते हैं। देखिए, अगर मैं आपको समझाऊँ, इसने बोला तो फिलहाल तीनों प्रूव होंगे, तो चलिए एक तो कर लेते हैं, हो सकता है लॉन्ग आंसर में आप आ ही जाए। तो लेट करते हैं पहले, लेट हमने क्या किया भाई, दो टाइप के एलिमेंट उठा लिए। लेट क्या किया, x1 कॉमा x2, ठीक है, और एक और उठा लेते हैं भैया, लाइक y1 कॉमा y2 बिलोंग्स टू R⁻2, और इनकी जो t होंगे वो R⁻3 में बिलोंग कर जाएंगे। t ऑफ x1 कॉमा x2 आप समझ रहे हैं कैसे लिखना है, ये पूरा उतार दीजिए यहाँ पे, ठीक है, पूरा उतर गया। और ऐसे t ऑफ y1 कॉमा y2 भी यहाँ पे वैसे बना करके उतार देंगे। आई बात समझे। अब ये काम करते हैं, दोनों में मल्टीप्लाई करते हैं, t लगाते हैं। चलिए देखते हैं। देखिए, फॉर ऑल a कॉमा b बिलोंग्स टू रियल, मतलब ये फील्ड है अपना r, हमने t लगाया किसमें, t लगाया हमने ऐसे a के साथ x1 x2 में, और b लगाया हमने y1 y2 में। अब हम लोग अपना काम शुरू करते हैं, ठीक है, फिर हम शॉर्ट ट्रिक भी बताते हैं आपको।
अब पहले अंदर पूरा सॉल्व कर लीजिए। ए यहाँ पे मल्टीप्लाई किया, बी यहाँ पे मल्टीप्लाई करके ऐड कर लिया आपने, तो क्या हो जाएगा ax1 प्लस by1 और कॉमा लगाया ax2 प्लस by2, है ना। अब टी कैसे अप्लाई हो रहा है इस वाले केस में, इस वाले केस में हम आपको दिखाते हैं। पहले क्या हो रहा है, पहले हो रहा है दोनों का एडिशन, तो ज़रा ऐड कर लेते हैं, करिए ऐड किया जाए, ठीक है। तो ऐड करेंगे तो दिस विल बिकम ax1 प्लस by1। पूरा ऐड करने के बाद ax1 by1 प्लस ax2 प्लस by2। पहली बात तो यही हो गई। दूसरा क्या कह रहा था, दूसरा कह रहा है दोनों का सब्ट्रैक्शन, पहले वाले में से दूसरे को। चलिए ठीक है, तो पहला वाला तो है ax1 प्लस by1, दूसरे वाले का सब्ट्रैक्शन मतलब माइनस ax2 और माइनस by2। अब थर्ड वाला क्या है, थर्ड वाला कोफिशिएंट इसमें है x2 लिख दो सिर्फ, ठीक है, x2 लिख दो, कॉमा लगा दिया मैंने, सिर्फ x2 लिखेंगे आप, तो ax2 प्लस by2 हो जाएगा। आई बात समझ में, ठीक है। हमको करना है इन दोनों का अलग अलग, है ना, तो अलग अलग कर लेते हैं भाई। देखिए ऐसे देखने में तो कॉम्प्लिकेटेड लग रहा है बड़ा सिंपल। देखिए आप ध्यान सुनिए, जो हम लोग x वाला अलग करेंगे और y वाला अलग लिखेंगे। तो अब ज़रा ध्यान से देखिए मैं कैसे लिख रहा हूँ, ठीक है। हम क्या कर रहे हैं, इसमें इसको और इसको देखिए, कुछ कॉमन दिख रहा है क्या, हाँ कॉमन तो है। चलिए तो हमने इसको ऐसे लिखा ax1 प्लस ax2, इसको एक साथ कर लिया, ठीक है। ब्रैकेट के अंदर ब्रैकेट लगा रहा हूँ, मतलब ये वाला तो कोऑर्डिनेट लिखने के लिए ब्रैकेट लगा हुआ है, और प्लस इसी में ही अभी यहीं पे तो b वाला भी तो है, by1 प्लस by2, है ना, ठीक। फिर लगाओ कॉमा। अब इसमें क्या है, ax1 माइनस ax2 एक साथ हुआ और by1 माइनस by2 एक साथ हुआ, तो इसको भी कर लेते हैं, थोड़ा खिचपिच ना हो, जो आपको सही से दिखाई दे। सो दिस विल बिकम ax1 माइनस ax2, ठीक है, और प्लस by1 माइनस by2, ठीक है। ये दूसरा वाला ऑर्डर पेयर हो गया, कॉमा तीसरा वाला क्या है, तीसरा वाला तो ये है भैया, ये तो एज इट इज़ उतर के आ जाएगा यहाँ पे, ठीक है। इतनी बात क्लियर हुई। अब देखिए अलग अलग कर देते हैं, कैसे अलग करेंगे ज़रा देख लीजिए। यहाँ पे क्या अलग करेंगे, इतने पार्ट को इतने पार्ट के साथ और ax2 के साथ एक पेयर में अलग कर देंगे और बाकी को सबके साथ अलग। तो चलिए करते हैं। तो क्या हो गया भाई, इक्वल टू लगाया हमने, हमारा बन गया ax1 प्लस ax2 कॉमा ax1 माइनस ax2 कॉमा ax2, ये अलग हो गया, प्लस लगा दिया। फिर ऐसे b वाला by1 प्लस by2 कॉमा by1 माइनस by2 कॉमा by2। अब देखिए पहले वाले में से a सब में कॉमन, सबको निकाल के बाहर फेंकिए, ax1 प्लस x2 कॉमा x1 माइनस x2 कॉमा x2 प्लस दूसरे वाले में से b उठाइए, ठीक है, तो b y1 प्लस y2, है ना, कॉमा y1 माइनस y2 कॉमा, इसकी बात कर रहा हूँ ये वाले की, ठीक है। उसके बाद सिर्फ y2। अब देखिए हो गया, इसको क्या लिखेंगे, a t x1 कॉमा x2 प्लस b t y1 कॉमा y2, हो गया प्रूफ, हेंस LT हो गया। आई बात समझ में। अब देखिए बाकी के प्रूफ आप करेंगे, और अगर आप करेंगे तो टेलीग्राम पे भेज करके उसका सॉल्यूशन सही है या गलत है वो पता कर लेंगे। अब आपको एक ट्रिक बताते हैं, बड़ी बढ़िया सी, प्यार से समझिएगा कि कैसे पता करते हैं डायरेक्टली कि वो LT है या नहीं, ठीक है। आपको एक छोटी छोटी झलक बीच में देते रहते हैं, जैसे कि आपको समझ में आए कि MCQ कोर्स जब आप लेंगे तो आपको कितनी खतरनाक ट्रिक्स मिलने वाली हैं, दैट यू विल शाइन इन योर एग्जामिनेशन, ठीक है। समझिए बड़ी सिंपल सी बात, x1 x2 सब के सब क्या है, वेक्टर्स हैं। यहाँ पे जहाँ जहाँ लिखा वेक्टर वेक्टर, और ये भी वेक्टर, ये वेक्टर वेक्टर, ये भी वेक्टर वेक्टर वेक्टर, ये तो जीरो है, जीरो तो कोई दिक्कत नहीं करता है। तो इन्होंने जितने भी हमारे ट्रांसफॉर्मेशन बनाए हैं, चाहे वो पहला वाला पॉइंट है, दूसरा वाला पॉइंट है, चाहे तीसरा वाला पॉइंट है, सब में कहीं भी कोई भी स्केलर अंदर नहीं आया है। अगर यहाँ पे हम लिख देते 3 तो ये LT नहीं होता, ठीक है।
यहाँ पे लिख दिए होते, जैसे आपको पता है ना केवल 3 लिखा है मैंने, अगर यहाँ पे 3x1 करते तब भी ये होता, क्योंकि 3 का मल्टीप्लाई करने के बाद भी वो भी एक वेक्टर ही होता है, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अगर स्केलर आपने फ्रीली कहीं पे भी लिख दिया है तो वो क्या कहते हैं, हमारा कभी भी LT नहीं होगा। ये बात समझे, ये सारे के सारे क्या होंगे LT, ये भी LT होगा, ये भी LT होगा, ये भी LT होगा। एग्जामिनेशन में ऐसे प्रूफ दैट नहीं लिखेगा, MCQ में सीधे सीधे पूछेगा इनमें से कौन सा LT नहीं है। तो आप देख लेना, जहाँ पे नॉन ज़ीरो स्केलर्स होंगे अकेले, वो क्या हो जाएगा, LT नहीं होगा पक्का। जीरो होगा, वेक्टर होगा तो हमेशा LT होगा। वेक्टर का ही एडिशन होता है, वेक्टर का ही सब्ट्रैक्शन होता है, और स्केलर मल्टीप्लिकेशन अगर कहीं लिखा है ऐसा टाइप तो ये भी LT होता है। खाली अकेला A लिखा है तो नहीं होगा। बात क्लियर हो गई, चेक करने की ज़रूरत ही नहीं है, ऑटोमेटिक क्लियर हो जाएगा। ठीक है भाई, नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन बड़ा ही इंपॉर्टेंट लग रहा है, ये MCQ पर्पज़ से भी इम्पॉर्टेंट है और क्या कहते हैं आपका सॉल्यूशन के पर्पज़ से भी है। जैसे लॉन्ग आंसर आते हैं तो 2-3 पॉइंट एक में करके दे देता है, एंड यू हैव टू प्रूव देम ऑल, तो कुछ ये इंपॉर्टेंट हो जाता है। आपको पता है V/W क्या होता है, कोशेंट स्पेस होता है। कोशेंट स्पेस के एलिमेंट ऐसे होते हैं, W को पूरा लिख दिया जाता है जो अपॉन में होता है, और इसके एलिमेंट को एक एलिमेंट को लिख दिया जाता है, जैसे कि पूरा का पूरा वो हमें मिल जाता है। अब इन्होंने एक मैपिंग बनाई है जो वेक्टर स्पेस से उसी के ही कोशेंट स्पेस में बनाई है। किस तरीके से, x+w। कह रहे ये भी एक लीनियर ऑपरेटर होता है, बिल्कुल ये भी वेक्टर स्पेस है, ये भी वेक्टर स्पेस है, दोनों का एडिशन है। ऐसा तो है नहीं स्पेशली कहीं पे स्केलर लिखा हो पिछले वाले क्वेश्चन की तरह, तो कहीं स्केलर लिखा होता है तो वो वेक्टर स्पेस नहीं, सॉरी लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन नहीं होता है। तो ये तो लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन है, लेकिन कैसे प्रूफ करेंगे, प्रूफ करने का तरीका कोई बहुत ज़्यादा बड़ा नहीं है। हमने क्या किया, लेट x, y बिलोंग्स टू v ले लिया है ना, तो हमारा यहाँ से क्या निकलेगा, देयर एग्जिस्ट t ऑफ x इज इक्वल टू x+w, और t ऑफ y जो होगा वो क्या हो जाएगा, y+w हो जाएगा, है ना। फिर हम क्या करेंगे, हमने ले लिया फॉर ऑल, 2 एलिमेंट उठा लिए a, b बिलोंग्स टू फील्ड। अब इसके बाद t लगा दीजिए, a ऑफ x प्लस b ऑफ y। क्या करेंगे भाई, लगाइए t a ऑफ x, तो x की वैल्यू अब ax लिखेंगे, तो ये t क्या करता है, कहता है कि अंदर के एलिमेंट के साथ ax प्लस by के साथ सिर्फ ये w ऐड कर देता है। तो कोई बड़ी बात तो है नहीं, w एक बार लिखो चाहे 2 बार लिखो, दोनों ही एक ही चीज़ है। ax प्लस w लिख लो और by प्लस w लिख लो, दोनों एक ही बात है। क्योंकि दो, जैसे सब रिंग में करते थे ना, 2 बार s को एक ही बार s लिख लेते थे, है ना, उसका भी क्वोशेंट बनाते थे। तो यहाँ पे भी वैसा कर सकते हैं आप, w को 2 बार लिख सकते हैं। ठीक है, तो ये भी देखिए 2 बार हो गया और वो भी 2 बार हो गया, है ना। अब ये बताइए, ए एक्स जो लिखा है, ax प्लस w लिखा है, उसमें a कॉमन लिया जा सकता है क्योंकि w में भी a है और उसमें भी b कॉमन लिया जा सकता है, y प्लस w हो जाएगा क्योंकि वो उसमें बिलोंग करता है भाई। ऐसे सबरिंग वाले में भी क्या करता है, जैसे हम a ऑफ t ऑफ x लिख सकते हैं, एंड दिस कैन बी रिटन एज a b ऑफ t ऑफ y। तो हो गया प्रूफ, हैंस इट इज़ क्या है, LT, हैंस t फ्रॉम v टू इट्स क्वोशेंट स्पेस इज ऑलवेज एन LT। ठीक है, ठीक है, इज़ LT। आई बात समझ में। चलिए अगला पॉइंट बहुत ही इंपॉर्टेंट है, रेंज और नल स्पेस क्या होता है उसे समझते हैं। अब देखिए रेंज और नल स्पेस क्या होता है। नल स्पेस, इससे पहले आपने नल जो वर्ड है उसके बारे में पहले भी पढ़ा हुआ, नल सेट क्या होता है। तो नल ट्रांसफॉर्मेशन भी पढ़ा आपने। नल ट्रांसफॉर्मेशन वो सारे ट्रांसफॉर्मेशन होते हैं जो आपके डोमेन के एलिमेंट को आफ्टर ट्रांसफॉर्मेशन 0 से मैच कर देता है, और अगर आप उसका सेट बना लें तो वो नल ट्रांसफॉर्मेशन होता है। रेंज क्या होता है, जब आप ट्रांसफॉर्मेशन लगाते हैं तो वो जब भी को डोमेन में पहुंचता है। चलिए मैं दिखाता हूँ। अगर मान लेते हैं टी, हमने एक ट्रांसफॉर्मेशन रखा है जो कि यू से वी में जाता है और दोनों का जो फील्ड है वो सेम है। ठीक है, तो अगर हम आपसे कहें कि जो हमारी इमेज बनती है, इमेज ऑफ टी, मतलब इमेज, ये नया वर्ड कहाँ से आ गया, नया नहीं है, आप जानते हैं पहले से ही। ठीक है, क्या है, जैसे मान लीजिए एक ये हमारा बन गया और एक ये बन गया, क्या है ये, यू से वी में है, मैचिंग हो रही है। ठीक है, अब आपने क्या किया, एक, मैं 4 एलिमेंट बना दे रहा हूँ, चलिए 5 बना देता हूँ। तो ये यहाँ पे मैच हुआ किसी एक यूनिक एलिमेंट से,
ये किसी दूसरे एलिमेंट से मैच हो गया, ये किसी से अलग से मैप हो गया, ये किसी अलग से मैप हो गया, ठीक है, ये किसी अलग से मैप हो गया। तो ये जो आपके सामने आपने ये एक सेट बनाया, इसे बोलते हैं रेंज, है ना। सबको पता है ये रेंज होता है, और रेंज हमेशा क्या होता है, सबसेट होता है आपके कोडोमेन का, ठीक। और ये जो यहाँ पे आप बना के निकालते हैं जिसे नल स्पेस बोलते हैं, है ना, नल तो अभी फ़िलहाल जो जीरो से जुड़ता है वो है, ये तो फिलहाल हमने अलग तरीके से दिखा दिया इसको, ठीक है। अब इसी में अगर कुछ चीज़ हम जीरो से जोड़ देते तो वो नल स्पेस हो जाता। तो जो इमेज, हाँ एक चीज़ और, रेंज को ही आप इमेज सेट भी बोलते हो, है ना, इमेज सेट ही होता है इसे। अब देखिए इमेज ऑफ टी, जिसको हम लोग क्या कहते हैं, आर ऑफ टी भी बोलते हैं, यानी रेंज ऑफ टी भी बोलते हैं। तो ये उन वैल्यूज़ का एक सेट होता है, उन वैल्यूज़ का एक सेट होता है जो कि कोडोमेन की हैं। जैसे मान लेते हैं इसकी हैं, वाई हमने लिख दिया है, ठीक है, सच दैट में क्या, जो वाई हमारा है वो कैसे निकल के आता है, जितने भी इसमें एक्स है उसमें टी लगाने के बाद। मतलब आपने क्या किया है, डोमेन के एलिमेंट्स में ट्रांसफॉर्मेशन लगाया और वो दूसरे वाले में पहुंच गया, है कि नहीं। तो अब क्या है, उसके साथ साथ आप ये कह सकते हो फॉर सम, फॉर ऑल नहीं, फॉर सम एक्स बिलोंग्स टू यू, फॉर सम एक्स बिलोंग्स टू यू, ठीक। ये हमारा हो गया रेंज। रेंज स्पेस बोलेंगे इसको, क्योंकि ना वेक्टर स्पेस चल रहा है ना, तो रेंज स्पेस हो जाएगा। अगर वेक्टर स्पेस ना होकर के वेक्टर सेट होता तो रेंज सेट हो जाता। आई बात समझ में, ये बात क्लियर है ना। अब देखिए जो इसी में जो नल स्पेस है वो एक बात को लेकर के आता है। अब अगर वही दोनों मैं फिर से बना ले रहा हूँ, ठीक है, और मैंने क्या किया, u से v में मैपिंग कर दी, ठीक है, और यहाँ पे 1 2 3 4 और भी हैं, मान लो अलग अलग हैं। तो अगर वो जा करके उसके ज़ीरो से मैच होते हैं, तीन जितने भी एलिमेंट हैं, ठीक है, जो उसके ज़ीरो से मैप होते हैं, तो पहली बात तो इसे कर्नल भी बोला जाता है, कर्नल ऑफ होमोमॉर्फिज्म। आपने कर्नल वर्ड पहले सुना हुआ है, ठीक है। तो इसे KER ऑफ टी, मैंने वहाँ भी बताया था, KT भी लिखते हैं, K ऑफ F भी लिखते हैं, कर F भी लिखते हैं, तो इसका मतलब यही होता है, ठीक है। तो कर्नल टी, इसे ही आप नल स्पेस भी बोलते हैं, ठीक है, नल स्पेस बोलो चाहे कर्नल टी बोलो। तो ये वो सारे एलिमेंट हैं जो यू के हैं, सच दैट जिनमें ट्रांसफॉर्मेशन लगाने पे हमें ज़ीरो ट्रांसफॉर्मेशन मिलता है, ठीक है। फॉर सम एक्स बिलोंग्स टू यू, तो पहले ही हो गया, ठीक है, पहले लिख दिया मैंने, लिखा हुआ है, ठीक है। यू के एलिमेंट को उठाना है, आई बात समझ में, हाँ ठीक। तो कर्नल बोलो चाहे नल स्पेस बोलो, ये बात समझ में क्लियर हो गई होगी बात। अच्छा चलिए आगे बढ़ते हैं। अच्छा, इसे कर्नल ऑफ टी को नल स्पेस है तो इसे आप ऐसे भी लिख सकते हो, एन ऑफ टी भी लिख सकते हो, याद रखना, नल स्पेस ऑफ टी, कर्नल ऑफ टी। आगे बढ़ा जाए, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब देखिए तीन स्टेटमेंट है जो कि इम्पॉर्टेंट है, आपको याद रखने चाहिए कि अगर टी हमने ले लिया यू से वी में, ठीक है, तो जो रेंज स्पेस होता है वो क्या होता है। अगर रेंज स्पेस आर ऑफ टी बोले, रेंज स्पेस, वैसे मैंने इसका नोटेशन बताया कि नहीं, हाँ बताया है, ठीक है। ये जो होता है ये सबसेट होता है किसका, कोडोमेन का, यानी वी का, राइट वाले का, ठीक है, सबसेट होगा। अब ये इक्वल, कभी कभी ये हो सकता है पूरा पूरा कवर कर ले, ऑन टू अगर हो गया, अगर ये ऑन टू है, अगर यहाँ पे एक चीज़ और समझ लीजिए कि इफ़ ऑन टू, अगर ये ऑन टू है तो आर टी क्या हो जाएगा, आर टी इज़ इक्वल टू हमारा वी हो जाएगा, दोनों सेम हो जाएंगे। लेकिन वैसे क्या होता है, सबसेट होता है। अच्छा, नल स्पेस क्या होता है, नल स्पेस बोलो चाहे कर्नल ऑफ टी बोलो, ये दोनों सबसेट होते हैं हमारे यू के, ठीक। और अगर यही कर्नल स्पेस निकालना हो और 1 1 हो और एक ही एलिमेंट पे जाके जुड़ रहा है जीरो पे, तो जा करके वो इक्वल भी हो जाएगा। मतलब सारे के सारे भी जुड़ सकते हैं, ऐसा कोई बात नहीं कि ना जुड़े, जुड़ सकते हैं। आई बात समझ में।
तो जो कर्नल होता है वो सब स्पेस होता है, सबसेट नहीं है, ये सब स्पेस है भैया, ध्यान से सुनिएगा, क्योंकि स्पेस की बात चल रही है ना, तो ये क्या है, सब सबसेट तो होगा ही, साथ ही साथ सब स्पेस भी होगा, है ना। और ये सबसेट तो है ही, साथ ही साथ सब स्पेस भी होगा, क्योंकि उसकी सारी प्रॉपर्टी को ये शो करेगा। सो द थर्ड पॉइंट इज़, तीसरा पॉइंट क्या होगा, अगर कहा जाए इफ़ हमारा जो टी है इज़ 1 1, अगर ये 1 1 है, 1 1 का एक वर्ड और बोलते हैं, इंजेक्टिव बोलते हैं, ठीक है। अगर ये 1 1 है तो 1 1, अभी थोड़ी देर वही बात कर रहे थे, वो थर्ड पॉइंट में लिख दे रहा हूँ। तो इसका जो कर्नल होगा, कर्नल में सिर्फ और सिर्फ एक ही एलिमेंट आएगा कि 0 ही 0 से मैच करेगा, क्योंकि पता है ना 1 1 का मतलब क्या होता है, एक से जुड़े, और आपको पता है कर्नल क्या करता है, जीरो को जिस भी एलिमेंट को 0 में ही जोड़ता है। तो जब एक ही से जुड़ेगा तो ढेर सारे तो 0 से जुड़ नहीं सकते, तो इसका मतलब क्या, एक ही, यानी 0 ही 0 से जुड़ेगा, है ना। तो यानी एक ही एलिमेंट रहेंगे, ध्यान रखिएगा। यानी कभी भी अगर आपको हमें 1 1 प्रूव करना सिखाना होगा, सो यू मस्ट प्रूव दैट इट हैज़ ओनली एन एलिमेंट विच इज़ 0 इन इट्स कर्नल। अगर इतना प्रूव कर दिया तो हो गया 1 1। चलिए आगे बढ़ते हैं और आइसोमॉर्फिज्म पढ़ते हैं, इसमें क्या होता है। देखिए बहुत ही इंपॉर्टेंट हेडिंग है और इजी भी है। आइसोमॉर्फिज्म पहले से जानते हो, अ लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन विच इज़ होमो 1 1 and on 2 is called isomorphism of isomorphism in vector space होगा। अब इन्वर्टिबल लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन क्या होता है, बड़ी ध्यान से सुनिएगा। देखिए पहले आइसोमॉर्फिज्म क्या होता है, टी फ्रॉम, अगर हम कहें टी फ्रॉम u to v इज होमो तो प्रूफ करना आ गया, होमो बोलो चाहे एल टी बोलो, है ना, होमो बोलो चाहे एल टी बोलो। अगर हमें एल टी प्रूफ कर दें, कॉमा 1 1 प्रूफ कर दें, एंड ऑन टू, इफ़ लिख लो भाई यहाँ पे, इफ़, ठीक है, एंड ऑन टू, देन अगर ये तीनों चीज़ें होती हैं, देन इट इज़ आइसोमॉर्फिज्म, ठीक है, तब से आइसोमॉर्फिज्म बोलेंगे अगर 1 1 ऑन टू है तो, ठीक है। मेरी बात ध्यान सुनिए, देखिए अब भाई साहब एक बात ये निकल के आती है कि अगर t फ्रॉम u टू v 1 1 ऑन 2 है, ठीक है, तो आप ऐसे समझिए, थोड़ा सा डायग्रामेटिक समझते हैं, ठीक है। t फ्रॉम u टू v, अभी बात आपको एकदम क्लियर हो जाएगी। हमने क्या किया, हमने किया कि यहाँ पे मान लेते थोड़ी देर के लिए 3 ही एलिमेंट लिए, इधर भी 3 है, ठीक है, और हमें क्या करना है, होमो 1 1 और 1 2, तो ठीक है 1 1 होमो तो हो ही जाएगा, 1 1 दिखा देते हैं आपको, ये हो गया 1 1 से, ये हो गया 1 1 से, ये हो गया 1 1 से। अब ये 1 1 होमो और ऑन टू दोनों ही है, तो जरा उल्टा देखिए, v से u की तरफ देखिए जरा आकर के, क्या दिखेगा, राइट से लेफ्ट की तरफ देखेंगे तो आपको दिखेगा कि जो इसके 3 एलिमेंट हैं वो उसके 3 एलिमेंट से बड़े ही आराम से कनेक्टेड है ना, ऐसे ऐसे और इस तरीके से उल्टा, इधर से इधर नहीं देखना है, इधर से इधर देखना है, ठीक है। देख लिया, तो देखने पे क्या मिल रहा है, देखने पे ये राइट वाला आप समझ जाइए कि ये वाला हमने बना दिया। तो जब ऐसा कुछ होता है तो यहाँ तो लिखा है टी, तो यहाँ पे क्या लिख देंगे आप, टी इनवर्स, इसी को बोलते हैं इन्वर्टिबल एल टी, ठीक है। इन्वर्स जो हमारा होता है वो तभी एग्जिस्ट करता है जब हमारा कोई भी ट्रांसफॉर्मेशन होमो 1 1 और ऑन टू हो, मतलब आइसोमॉर्फिज्म अगर हो पाई तो वो एल टी को हम लोग इन्वर्स एल टी में भी बना करके लिख सकते हैं। दिस मीन्स दैट इफ टी इज कनेक्टिंग फ्रॉम यू टू वी, देन डेफिनेटली टी इन्वर्स विल कनेक्ट फ्रॉम वी टू यू, इसे बोलते हैं इन्वर्टिबल एल टी। और जैसा जो कनेक्ट हुआ होता है वैसा वो ऑन टू इसलिए ले रहे हैं क्योंकि यहाँ पे कुछ छूटना नहीं चाहिए, अगर ये छूट गया, यहाँ पे कोई एक एलिमेंट छूट गया होता तो वो चीज़ वी में यहाँ पे आता ना, और ये अगर छूट गया होता यानी इसकी कोई इमेज नहीं होती, और इमेज नहीं होती तो अब इन्वर्टिबल एल में ये तो डोमेन बन गया ना, और डोमेन में कोई भी एलिमेंट अगर छूटता है तो वो फंक्शन ही नहीं होता है, तो फंक्शन नहीं होगा तो एल कहाँ से हो जाएगा, है ना। इसलिए होमो 1 1 और ऑन टू तीनों चीज़ की ज़रूरत है। 1 1 की ज़रूरत क्यों है, क्योंकि अगर बाई चांस इधर के 2 एलिमेंट एक में कनेक्ट हो गए होते मान लीजिए, तो उल्टा जब आप देखते तो 1 2 में जा रहा होता, 1 2 में जा रहा होता ना, 1 2 में कैसे जा सकता है, 1 की 2 इमेज बन ही नहीं सकती। हम लोगों ने जब क्लास 11 में फंक्शन पढ़ा था तो ये पढ़ा था कि
सिंगल एक एलिमेंट की दो इमेज नहीं हो सकती, लेकिन दो एलिमेंट की एक इमेज जरूर हो सकती है। अगर सिंगल एक की दो इमेज बना रहा है तो वो फंक्शन ही नहीं होता था। तो वही चीज़ यहाँ पे भी है। इसीलिए इन्वर्टिबल एलटी के लिए आपको वन वन और ऑन टू दोनों होना चाहिए। और होमो तो आप जान ही रहे हैं कि भाई अगर सिंगल यहाँ पे कनेक्ट हो रहा है तो उधर भी जाके कनेक्ट हो जाए। होमो में तो कोई दिक्कत नहीं है यहाँ पे। आई बात समझ में मेरे ख्याल से। इसे बोलते हैं आइसोमॉर्फिज्म, और उसका इन्वर्टिबल एलटी क्या होता है। इतना होने के बाद, है ना, इतना होने के बाद एक टर्म लिखा जाता है कि U is आइसोमॉर्फिक टू V। कैसे इसको लिखेंगे? सिंपल सा एक नोटेशन होता है जिससे कि आपको एग्जाम में दिखे तो आप घबराओ नहीं। ये ऐसा लिखा मिले तो U क्या हो जाएगा, V के आइसोमॉर्फिक हो जाएगा। मतलब U और V में अगर लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन करेंगे तो लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन करेंगे या होमोमॉर्फिज्म लगाएंगे तो वो वन वन और ऑन टू डेफिनेटली होगा। ठीक है, और इन्वर्टिबल एलटी भी एग्जिस्ट करेगा। आई बात समझ में? क्यों होगा मैंने बता दिया। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए क्वेश्चन ये है आपके सामने कि इससे हमें आइसोमॉर्फिज्म प्रूव करना है। क्वेश्चन पहले ही वाला ही है। तो भाई होमो वन वन और ऑन टू, होमो मैंने प्रूव कराया, आपको पता हो होमो कैसे करना है। तो सॉल्यूशन में ये लिखेंगे, आप उसे वहाँ से देख के लिख सकते हैं कि होमो आपके ऊपर मैं छोड़ रहा हूँ, डू इट योर सेल्फ। ओके, वन वन के लिए मैं बताता हूँ। देखिए वन वन के लिए क्या करना है। वन वन के लिए लेट कर लिया मैंने, दो थे ना, A1 प्लस IB1 कॉमा A2 प्लस IB2 बिलोंग्स टू C ले लिया। अब हम यहाँ लेट ये करते हैं वन वन प्रूव करने के लिए, क्लास 11th का ही है। जैसे ही आप फंक्शन लगाते थे तो दोनों को इक्वल ले लेते थे, फिर इसके बाद इक्वल प्रूव कर देते थे। तो ऐसा जब भी होता है तो भैया प्रूव हो जाता है। A2 प्लस IB2 ये हम लेट करके चले हैं। अब दोनों का फॉर्मूला क्या होता है, टी क्या कहता है, टी उसको ऑर्डर्ड पेयर में बदल देता है, ऊपर ही लिखा हुआ है। तो आप इसको A1 और B1 लिख सकते हैं, एंड यू कैन राइट इट एज A2 कॉमा B2, है ना। अब कंपेयर करेंगे, जैसे कंपेयर करेंगे A1 इज इक्वल टू A2 और B1 इज इक्वल टू B2 हो जाएगा। ऑन कंपेयरिंग, आप जैसे कंपेयर करेंगे यू विल गेट व्हाट, A1 के सामने A2 और B1 के सामने B2 हो गया। A1 प्लस IB1 करेंगे तो A2 प्लस IB2 के इक्वल हो जाएगा। ठीक है, तो वन वन तो हो गया, वन वन तो प्रूफ हो गया। ऑन टू कैसे करेंगे, है ना। तो ऑन टू सिंपल सी बात है, फॉर आप लिखोगे ऑन टू के लिए, फॉर ऑल A कॉमा B बिलोंग्स टू आर स्क्वायर। आर स्क्वायर के जितने भी ऑर्डर पेयर हैं देयर एग्जिस्ट A1 प्लस सॉरी A1 नहीं A प्लस IB, देयर एग्जिस्ट A प्लस IB बिलोंग्स टू C। कॉम्प्लेक्स नंबर है, हेंस इट इज होमो भी होगा, हेंस इट इज होमो भी होगा। सॉरी ऑन टू हो गया, होमो तो पहले ही होगा, आपको ही करना है ऑन टू। मोर ओवर इट इज व्हाट, मोर ओवर C इज आइसोमॉर्फिक टू आर स्क्वायर। मोर ओवर मतलब होता है और एक्स्ट्रा हम क्या कह सकते हैं। ठीक है, तो ये हो गया, क्लियर हुई बात। आइए इसके कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, थ्योरम की तरह है बट अपने को उसका रिजल्ट पढ़ना है, समझते हैं क्या होता है। देखिए सबसे पहला पॉइंट जो है वो ये है कि अगर मैं बोलूँ डायमेंशन ऑफ वेक्टर स्पेस हमारे पास, इफ़ डायमेंशन ऑफ वेक्टर स्पेस है वो n डायमेंशन का है, वेक्टर स्पेस का डायमेंशन अगर n है, देन ये जो वेक्टर स्पेस है वो हमेशा आइसोमॉर्फिक होगा किसके, फील्ड का n पावर। मतलब n डायमेंशनल वो भी, अगर फील्ड को n बार ले लें हम तो वो वेक्टर स्पेस के n डायमेंशन के एकदम बिल्कुल क्या होगा, आइसोमॉर्फिक होगा। ये ध्यान रखिएगा, आइसोमॉर्फिक लिखा हुआ है ये, ठीक है। और इसे ये क्या, इसका क्या मतलब है, ये जो लिखा है इसको बोलते हैं n टपल्स, n टपल्स। वही जैसे ऑर्डर्ड पेयर, ऑर्डर ट्रायड, ठीक है, उसके बाद टपल्स बोलने लगते हैं, 4 टपल, 5 टपल, 6 टपल। वैसे 2D को 2 टपल और 3D को 3 टपल भी बोला जा सकता है, कोई बात नहीं है। ठीक है, बात समझ में आई। अच्छा नेक्स्ट देखिए ज़रा, अगर अगर कहा जाए दो हमारे फाइनाइट डायमेंशनल वेक्टर स्पेस है, U एंड V आर फाइनाइट डायमेंशनल वेक्टर स्पेस, ठीक है, फाइनाइट डायमेंशनल।
ठीक है। और अगर कहा जाए कि डायमेंशन दोनों की सेम हो एंड डायमेंशन ऑफ यू इज इक्वल टू डायमेंशन ऑफ वी, फाइनाइट भी है, जैसे मान लो दोनों 10-10 डायमेंशन के हैं, ठीक है, तो और फील्ड भी दोनों का सेम है ओवर सेम फील्ड। अगर सेम फील्ड है देन वो कैसे होंगे, आइसोमॉर्फिक हो जाएंगे यू से। हाँ मतलब आइसोमॉर्फिक हो जाएंगे मतलब हम उन्हें कनेक्ट कर सकते हैं एक दूसरे से, आइसोमॉर्फिज्म बना सकते हैं और इन्वर्टिबल एलटी भी निकाल सकते हैं। आई बात समझ में। थर्ड एंड लास्ट इसका जो क्या है, वैसे थर्ड तो वही चीज़ है, इफ़ टी इज़ फ्रॉम यू टू वी एंड u इज़ आइसोमॉर्फिक टू v। अगर t को हमने u से v में अगर कनेक्ट किया है और हमारा जो u है वो v के साथ आइसोमॉर्फिज्म बनाता है, देन देयर एग्जिस्ट इन्वर्टिबल एल टी, टी इनवर्स। और वो कहाँ से कहाँ तक हुआ, v से u में, ये तो भी बताया मैंने, ठीक है, वही चीज़ थ्योरम में आ गई है। देखिए इस वीडियो में इतना ही रख रहा हूँ और ये आज ही अपलोड होगी, इसके साथ साथ एक वीडियो और अपलोड होगी जो इस चैप्टर को एंड कर देगी। डेफिनेटली आज ये चैप्टर 2 आपका ख़त्म हो जाएगा, ठीक है। अगला पॉइंट रैंक एंड नलिटी थ्योरम होगी, जो कि बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है एमसीक्यू पर्पज़ से भी, और हो सकता है लॉन्ग भी आ जाए इससे, ठीक है। तो देखेंगे इसको नेक्स्ट वीडियो में, तब तक वीडियो को देखिए, एंजॉय कीजिए, दोस्तों में शेयर कीजिए, और हाँ अपने दोस्तों को भी एमसीक्यू कोर्स के बारे में ज़रूर बताइए, उसमें काफ़ी सारे एमसीक्यू मिलेंगे आपको, तो आप भी रजिस्टर कर सकते हैं। ये नंबर्स हमारे लगभग 70 के आसपास पहुंच चुका है, 70 लोगों ने इनरोल करने के लिए बोल दिया है, और आई एम गोइंग टू मेक अ लिस्ट, और उन्हें मैं किसी एक स्पेशल ग्रुप में ऐड करने वाला हूँ, ठीक है। तो जितना जल्दी हो सके आप कर सकते हैं। मैं बहुत जल्द ही पेमेंट लिंक भी आपको बता दूँगा कि कहाँ पे आपको पेमेंट करना है, कहाँ पे आपको यूपीआई करना है, और जितने लोग पहले यूपीआई कर देंगे those 100 students will get the course in 200, and after that, as I said previously, that they will get it at the rate of 250, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में आपके अपने प्यारे से चैनल मैथ पर। थैंक यू।